हेलो फ्रेंड्स। जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल के जो चैप्टर चल रहे हैं, आज उसमें हम अध्याय 3 की बात करेंगे। इसमें करीब 15 रूल हैं, नियम 27 से लेकर के और 41 तक। ठीक है फ्रेंड्स, नियम 27 से 41 तक दिए गए हैं अध्याय 3 में। अध्याय 3 बात करता है राजस्व एवं प्राप्तियों की। अध्याय 3 राजस्व एवं प्राप्तियाँ, नियम 27 से और 41 तक पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। 15 नियम है इसमें भी बाकी चैप्टर की तरह कुछ भाग बने हुए हैं। जैसे भाग 1 में सामान्य नियम, इसमें 27 से 32 तक। इनको आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको ये नियम याद रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम है 27। नियम 27 किसकी बात करता है? प्राप्तियों एवं लेखों के संबंध में करते हो, यानी कि जो प्राप्तियाँ होंगी सरकार की और जो लेखे होंगे उनके संबंध में करते हुए किन किन के होंगे, कैसे कैसे करते हुए होंगे। जो भी नियंत्रक अधिकारी होगा उसका यह करते हुए होगा कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्था है उसके अनुसार सरकार को जो प्राप्त होने वाली राशि है उसका सही तरीके से निर्धारण करे। ठीक है, क्या करे? निर्धारण करे, संग्रहण करे और वसूली करे, और उसका लेखांकन करके राज्य की संचित निधि या फिर लोक लेखा निधि में उस राशि को जमा करवा दे। ये किसका? नियंत्रक अधिकारी का कर्तव्य होगा। ठीक है, एक बात तो ये याद रखनी है आपको। दूसरी इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, मासिक लेखे एवं विवरण, जो मंथली अकाउंट्स एंड रिटर्न्स होंगे, जो नियंत्रक अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों से प्रारूप GA 13 में मासिक लेखे एवं विवरण प्राप्त करेगा। यानी कि एक प्रारूप है GA 13, ये किसकी बात करता है? GA 13 बात करता है मासिक लेखे एवं विवरण की बात करता है, जो कि नियंत्रक अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त करता है। ये जो प्रारूप हैं जिनमें ये GA दिए हुए हैं, इनकी एक अलग से मैं क्लास दे दूंगा आपको रिकॉर्ड करके। जितने भी प्रारूप हैं कि कौन से प्रारूप में क्या बात बताई गई है, इनसे भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनकी चिंता ना करें, थोड़ा बहुत यहाँ पे देखते रहें। आगे मैं इनके लिए एक स्पेशल क्लास रख दूंगा GA प्रारूप के लिए। ठीक है, तो GA प्रारूप 13 किसकी बात करता है? मासिक लेखे एवं विवरण की बात करता है। तो नियम 27 की बात कर रहे थे हम, प्राप्तियों एवं लेखों के संबंध में करते हुए। नियम 27। नियम 28 की बात करें, लेखों का सारांश। नियम 28, लेखों का सारांश की बात करें तो इसमें क्या बात आती है कि जो महालेखाकार होगा वो प्रत्येक माह में जमा हुई राशि के विवरण को सही तरीके से दर्शाएगा और उन लेखों का एक सारांश बना के नियंत्रक अधिकारी को भेज देगा। यानी कि जो महालेखाकार होगा वो प्रत्येक माह में जो राशि जमा हुई है उसका विवरण तैयार कर लेगा। ठीक है, और उसका विवरण तैयार करके एक सारांश बना के नियंत्रक अधिकारी को भेज देगा। ठीक है, एक तो ये बात लेखों का सारांश में लिखी हुई है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात और है आप इसमें, कि जो राजस्व या फिर प्राप्तियों के लेखा वर्गीकरण में जो गलती हो जाती है, जो राजस्व है या प्राप्तियां हैं उनके लेखों के वर्गीकरण में जो गलतियां हो जाती हैं, उनकी जानकारी होने पर विभागीय अधिकारी द्वारा एक प्रपत्र तैयार किया जाएगा GA 15 में। उनका विवरण तैयार करके कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेज दी जाएगी। यानी कि एक फिर से GA 15 की बात आ गई है। इसमें किसकी बात की जाती है? त्रुटियों का सुधार। यानी कि जो राजस्व एवं प्राप्तियां हैं उनके संबंध में गलती हो गई है। ठीक है, तो विभागीय अधिकारी द्वारा एक प्रपत्र तैयार किया जाएगा जो GA 15 में तैयार किया जाएगा, और उनका विवरण क्या करेगा? वो संबंधित अपने कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को उनका रेक्टिफिकेशन करने के लिए, उनका सुधार करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, ये लेखों के सारांश में बात की गई है। नियम 29 किसकी बात करता है? विभागीय नियम। विभागीय नियम क्या होते हैं? जो राजस्व संग्रहकर्ता विभाग द्वारा विस्तृत विभागीय नियम बनाकर राजस्व का निर्धारण, संग्रहण कैसे भेजना है, प्रेषण करना है, प्राप्ति की रसीद कैसे देनी है, इस प्रकार के जो नियम, ये प्रक्रिया है वो नियम 29 में लिखी गई है। विभागीय नियम बनाकर ये सभी प्रक्रियाएं तैयार की जाएंगी। यानी कि इसमें जो राशि है, सरकार को जो राशि प्राप्त हो रही है उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, संग्रहण कैसे किया जाएगा, फिर उसको भेजा कैसे जाएगा, इस प्रकार के जो नियम हैं, नियम बनाए गए हैं, रसीद से संबंधित जो भी नियम बनाए गए हैं वो विभागीय नियम द्वारा तैयार किए जाएंगे, विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे, और ये नियम 29 में के तहत तैयार किए जाएंगे। ठीक है,
नियम 30, अवसूलनीय सरकारी राशि व उसका समायोजन। नियम 30 किसकी बात करता है? जो अवसूलनीय सरकारी राशि है उसका समायोजन कैसे किया जाएगा। सरकार की किसी भी प्रकार की कोई राशि है, इसको बिना पर्याप्त के बकाया नहीं छोड़ सकते हम उसको। कोई भी राशि है, जब तक कोई पर्याप्त कारण नहीं होगा हम उसको बकाया नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, जब यह राशि हमें ये लगने लग जाए कि यह राशि वसूल करना संभव नहीं है, तो फिर उसका क्या करना पड़ेगा? समायोजन करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? जब एक सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त न हो जाए, जब तक हम उसका समायोजन नहीं करेंगे। यानी कि जो अवसूलनीय राशि है उसका समायोजन हम कब करेंगे? जब सक्षम प्राधिकारी के हमें आदेश प्राप्त हो जाएंगे, जब हम उसका समायोजन कर देंगे। तो नियम 30 किसकी बात करता है? अवसूलनीय सरकारी राशि का समायोजन। नियम 31 की बात करें, अवसूलनीय राशि के संबंध में सक्षम अधिकारी का आदेश। नियम 31 यानी कि जो सक्षम प्राधिकारी है उसके आदेश के बिना किसी भी राशि को हम सस्पेंस अकाउंट में डेबिट लिख करके राजस्व के रूप में जमा नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास सक्षम प्राधिकारी का आदेश प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक हम कोई भी बकाया राशि को या अवसूलनीय राशि को हम डेबिट खाते में लिख करके राजस्व के रूप में जमा नहीं करेंगे। और ना ही जब तक कोई वास्तविक राशि प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक हम उसको जमा नहीं करना चाहिए। तो नियम 31 किसकी बात करता है कि हम उस राशि को उचंती खाते में सस्पेंड अकाउंट में जमा नहीं कर सकते जब तक हमें सक्षम प्राधिकारी का आदेश प्राप्त नहीं हो जाता। नियम 32 की बात करें, राजस्व संग्रहण के लिए वित्त विभाग को सूचना देना। किसकी बात करता है कि जो संग्रहण होगा राजस्व का, इसकी सूचना वित्त विभाग को देना। कौन देगा ये सूचना? अपने नियंत्रण के अधीन कोई भी विभाग है, जो राजस्व के मदों में संग्रहण की प्रगति या फिर बजट के जो अनुमान होते हैं उसकी तुलना की जाती है। तो उनमें अगर कोई डिफरेंट आता है तो उसकी सूचना राजस्व संग्रहण के लिए जो जिम्मेदार कौन होता है? विभाग का अध्यक्ष होता है, वो वित्त विभाग को सूचना देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो विभाग अध्यक्ष होता है राजस्व संग्रहण की सूचना वित्त विभाग को देगा। आपको इस नियम में इतना याद रखना है। ठीक है, अब इसमें दूसरा भाग आ जाता है कि भाग सेकंड क्या है? राजकीय भवन, भूमि, किराया आदि की बात करता है। और इसमें नियम है 33 से 37 तक। भूमि भवनों का किराया आदि की बात करता है ये। नियम 33, भूमि एवं भवनों का किराया किस प्रकार की बात करता है? नियम 33, भूमि एवं भवनों का किराया। अब जो भूमि एवं भवन होंगे उनका किराया कैसे निर्धारित किया जाएगा, किस प्रकार वसूली की जाएगी, ये सभी इन नियमों में हम देखेंगे। जब कोई सार्वजनिक निर्माण विभाग है, यानी कि PWD जो विभाग है, इसके अतिरिक्त अगर कोई अन्य कोई सिविल विभाग है और किराए के ऊपर भवन दे रहा है या फिर उसका रखरखाव कर रहा है, तो जो उस विभाग का विभाग अध्यक्ष होगा उस वह ही किराया वसूली के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि PWD विभाग के अलावा अन्य कोई सिविल विभाग है और वह किसी भी जो भवन है जिसको किराए के ऊपर दे रखा है या दे रहा है या देने योग्य है, तो उसकी जो किराए की वसूली होगी वह उस विभाग का जो विभागाध्यक्ष होगा वह ही उसकी वसूली के लिए उत्तरदायी होगा, वही उसकी वसूली करेगा। ठीक है, नियम 33 भूमि एवं भवनों के किराए की बात करता है। नियम 34, किराए का निर्धारण एवं वसूली। किराए का निर्धारण कैसे किया जाएगा और उसकी वसूली कैसे की जाएगी, नियम 34 बात करता है। यानी कोई भी जो भवन है किराए के लिए जिसका निर्धारण कर दिया गया है और जो उसकी वसूली की प्रक्रिया है, वो जो PWD विभाग है इसके जो आवास होते हैं इनके ऊपर जो नियम लागू होंगे वही नियम अन्य विभाग के जो भवन हैं उनके ऊपर लागू होंगे किराया वसूली में। ठीक है फ्रेंड्स, तो किराए का निर्धारण एवं वसूली किस प्रकार किया जाएगा? जो PWD विभाग के नियम होंगे उन्हीं विभागों के नियमों के तहत अन्य विभागों के किराए की वसूली की जाएगी। ठीक है, एक बार अब हम पीछे के जो नियम अभी हमने याद किए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो नियम 27 किसकी बात करता है? प्राप्तियों एवं लेखों के संबंध में करते हुए किन किन के होंगे, कैसे करते होंगे। नियम 28 किसकी बात करता है? लेखों का सारांश कैसे किया जाएगा, कैसे तैयार किए जाएंगे। नियम 29 किसकी बात करता है? विभागीय नियम, किस प्रकार विभाग के नियम बनाए जाएंगे। नियम 30 में क्या दे रखा है? जो अवसूलनीय राशि सरकारी राशि है उसका कैसे समायोजन किया जाएगा। नियम 31 किसकी बात करता है? जो अवसूलनीय राशि है उसके संबंध में फिर हमसे सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त होगा। फिर नियम 32 किसकी बात करता है? राजस्व संग्रहण के लिए वित्त विभाग को फिर सूचना दी जाएगी। ठीक है, नियम 33 किसकी बात करता है? भूमि एवं भवनों का किराया। और नियम 34 किसकी बात करता है? भूमि एवं भवनों किराए के बाद किराए का निर्धारण किया जाएगा और वसूली की जाएगी। अब बात करते हैं नियम 35 की।
नियम 35 बात करता है जुर्माना। जुर्माना क्या होगा? जुर्माना लगाना एवं जुर्माना वसूल करने वाला जो अधिकारी होगा, जो जुर्माने की राशि वसूल करेगा, उचित रूप से उसका जांच करने के बाद उसको कोषागार में जमा करवा देगा जुर्माने की राशि को। तो नियम 35 किसकी बात करता है? जो जुर्माना लगाने वाला अधिकारी होगा वो राशि को वसूल करेगा, उसका उचित रूप से लेखांकन करेगा और उसको कोषागार में जमा करवा देगा। ठीक है फ्रेंड्स। नियम 36 किसकी बात करता है? जुर्माने का विवरण। जुर्माने का विवरण किस किस में होगा? जुर्माना वसूल करना या प्राप्तियाँ या फिर प्रतिदाय यानी जो रिफंड हो गए उसकी जांच करना विभागीय अधिकारी का कर्तव्य होता है। ठीक है। जो भी जुर्माना वसूल करना है, जो भी रिसिप्ट हैं, जो रिफंड्स है, उनकी जांच जो की जाएगी वो विभागीय अधिकारियों का कर्तव्य होता है जांच करना। ठीक है फ्रेंड्स। और प्रत्येक न्यायालय क्या करेगा? प्रत्येक न्यायालय उसके द्वारा किए गए जुर्माने, वसूली और उसके शेष भाग और उसमें किए गए रिफंड का विवरण माह के अंतिम कार्य दिवस को निर्धारित एक प्रपत्र में जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत करेगा। ये जुर्माने का विवरण की बात करता है नियम 36। जो इम्पोर्टेंट नियम हो गए मैं वो आपको बताते जाऊँगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे नियम हैं, आराम से याद हो जाएंगे। नियम 37 में क्या है? विविध मांग। विविध मांग में किस प्रकार की बात की गई है? सामान्य राजस्व प्रशासन के अंतर्गत नहीं आने वाली सरकार की जो मांग होती है वो भी महालेखाकार देखेगा। अब सामान्य राजस्व प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन सी मांग नहीं आती? जैसे कि मान लीजिए कोई अन्य राज्य है और उसके बकाये की वसूली करनी है, तो यह काम भी कौन करेगा? महालेखाकार ही करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, नियम अपना आ गया 38। इसमें भाग है ये भाग 3, राजस्व दावों का माफ़ी करना या उनको स्थगन करना। नियम 38 से 41 तक। नियम 38 किसकी बात करता है? सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना राजस्व क्लेम को माफ़ नहीं किया जाएगा। नियम 38 ये बात करता है कि जब तक सक्षम प्राधिकारी की हमें स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक हम किसी भी राजस्व की राशि को, किसी भी क्लेम को माफ़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। नियम 39 माफ़ी का विवरण। नियम 39 किसकी बात करता है? माफ़ी के विवरण की। इसमें क्या बताया गया है? इस नियम में प्रत्येक वर्ष 1 जून को विभाग अध्यक्ष द्वारा अपने अधीन जो सक्षम प्राधिकारी होंगे उनके द्वारा नियमानुसार उसमें शक्तियों का प्रयोग करते हुए पिछले वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई जो राजस्व की राशि है या माफ़ी की राशि है उसका विवरण महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाएगा प्रपत्र GA16 में। यानी कि आपको एक प्रपत्र और याद रखना है, प्रपत्र GA16 किसकी बात करता है? माफ़ी के विवरण की बात करता है जो महालेखाकार को प्रस्तुत की जाती है। ठीक है। नियम 39 की बात करें, माफ़ी का विवरण की बात करता है। नियम 40 में आ जाओ। नियम 40 किसकी बात करता है? राजस्व की माफ़ी एवं उसके स्थगन की परिभाषा देते हुए विभागों द्वारा पृथक से नियम बनाए जाएंगे। इसमें यही बात लिखी हुई है, जो राजस्व की माफ़ी होगी उसका स्थगन करना यानी माफ़ करना कि उसमें परिभाषा दी हुई हो और विभागों द्वारा पृथक से नियम बनाए जाएंगे। यानी कि जो भी राशि माफ़ करनी है या उनका स्थगन करना है उनकी परिभाषा दी होगी और उनके लिए अलग से नियम बनाने की प्रक्रिया नियम 40 में दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स। नियम 41 बात करता है आंतरिक जांच यानी ऑडिट की बात करता है। कोई भी विभाग है वो क्या काम करेगा? अपने आंतरिक जांच दलों के माध्यम से, जो अपने आंतरिक जांच दल होंगे उनके माध्यम से अपने जो अधीनस्थ कार्यालय होंगे उनमें जो प्राप्तियों की आंतरिक जांच होगी, ऑडिट करवाने का काम होगा, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? वो अपना विभाग करेगा। कोई भी विभाग होगा कार्यालय से संबंधित, वो आंतरिक जांच करवाने का कार्य करेगा और उसकी ऑडिट करवाने की उचित व्यवस्था करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो नियम 27 से 41 तक की बात की हमने। ठीक है। अध्याय 3 जो बात करता है राजस्व की एवं प्राप्तियों की। ठीक है फ्रेंड्स। एक बार नियम 27 से लेकर के और 41 तक एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हम जितनी बार इनको रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और याद हो जाएंगे फिर हमें। देखो, नियम 27 किसकी बात करता है? नियम 27 बात करता है प्राप्तियों एवं लेखों के संबंध में कर्तव्य किनके होंगे। ठीक है। नियम 28 में क्या है? लेखों का सारांश। नियम 29 में क्या है? विभागीय नियम दे रखे हैं। नियम 30 में क्या है? जो अवसूलनीय सरकारी राशि है उसका समायोजन कैसे किया जाएगा। नियम 31 में जो अवसूलनीय राशि के संबंध में जब तक सक्षम अधिकारी का आदेश नहीं मिल जाता तब तक हम उसको समायोजन नहीं कर सकते। नियम 32 में
राजस्व संग्रहण के लिए वित्त विभाग को सूचना देना। नियम 33 किसकी बात करता है? भूमि एवं भवनों का किराया। नियम 34 क्या बात करता है? किराए का निर्धारण एवं वसूली। नियम 35 में दे रखा है जुर्माना। 35 के बाद में जुर्माने के बाद है नियम 36, और 36 में दे रखा है जुर्माने का विवरण। ठीक है। नियम 37 बात करता है विविध मांग दे रखी है 37 में। नियम 38 बात करता है सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना राजस्व क्लेम को माफ़ नहीं किया जाएगा। ठीक है। नियम 39 बात करता है माफ़ी का विवरण दे रखा है। नियम 40 में क्या है कि माफ़ी से संबंधित या आस्थगन से संबंधित जो परिभाषाएं दी रखी है नियम 40 में। और नियम 41 बात करता है आंतरिक जांच यानी ऑडिट की बात करता है नियम 41। तो अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 हमने समाप्त कर दिए। ठीक है। अध्याय 1 के नोट्स में टेलीग्राम पे डाल दिए, अध्याय 2 के भी डाल दिए, अध्याय 3 के आज मैं डाल दूंगा। जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको शॉर्ट नोट्स हैं ये आपको एग्ज़ाम टाइम से पहले आपको रिवाइज करने में बहुत मदद होगी इन शॉर्ट नोट से आपको। तो आप अपने पास सुरक्षित रखें जब तक आपका एग्ज़ाम हो। ठीक है फ्रेंड्स, अध्याय 3 समाप्त कर चुके हैं। कल अध्याय 4 पढ़ेंगे हम, उसके नियम 10 से 15 नियम याद करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लग रही है आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।